नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र भारत और चीन का, जिसमें आपको बताएंगे कि निर्भय और ब्रह्मोस मिसाइलें एलएसी पर कर दी गई है तैनात। चीन को भारत ने दिखाई अपनी सैन्य ताकत। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अटल टनल से गुजरा देश के सेना का पहला काफिला, ले पहुंचना हुआ बेहद आसान और चीन और पाक दोनों की उड़ी एक साथ नींद। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ताइवान पर हमले के खिलाफ यूएस ने चीन को दी चेतावनी, कहा अब जिनपिंग को बच कर रहना होगा। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। निर्भय और ब्रह्मोस मिसाइलें एलएसी पर तैनात, चीन को भारत ने दिखाई सैन्य ताकत। जी हां दोस्तों, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव के बीच भारत ने अपनी सामरिक ताकत बढ़ा दी है। उल्लेखनीय है कि एलएसी पर करीब 5 माह से तनाव चल रहा है और कई जगहों पर तो भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। किसी भी युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए भारत ने चीन सीमा के नजदीक लद्दाख में अपनी स्वदेश निर्मित निर्भय क्रूज मिसाइल की तैनात कर दी है। यह मिसाइल 1000 किलोमीटर दूरी तक मार करने में सक्षम है। यह बिना भटके अपने निशाने पर अचूक वार करती है। यह 2 चरणों वाली मिसाइल है, पहली बार में लंबवत और दूसरे चरण में क्षैतिज। यह पहले पारंपरिक रॉकेट की तरह सीधा आकाश में जाती है और फिर दूसरे चरण में क्षैतिज उड़ान भरने के लिए 90 डिग्री का मोड़ लेती है। इस तरह यह अपने लक्ष्य को निशाना बनाती है। निर्भय मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने पूर्णतया अपने दम पर बनाया है। इस मिसाइल में धीमी गति से आगे बढ़ने, बेहतरीन नियंत्रण एवं दिशा निर्देशन, सटीक परिणाम देने तथा रडारों से बच निकलने की क्षमता है। यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी द्वारा विकसित की गई है। यह मिसाइल ठोस रॉकेट मोटर बूस्टर से सुसज्जित है। इसमें टबरे फैन इंजन लगा है जो इसे आगे बढ़ाता है। मिसाइल की निश्चित ऊंचाई और गति तक पहुंचने के बाद बूस्टर मोटर अलग हो जाता है। इसके बाद टबरे फैन इंजन आगे के प्रक्षेपण के लिए स्वयं ही कार्य करने लगता है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के मुताबिक यह मिसाइल रॉकेट से विमान और उसके पश्चात मिसाइल से मिसाइल में तब्दील हो जाती है। लॉन्च करने के बाद निर्भय मिसाइल का रॉकेट मोटर बंद हो जाता है और पंख बाहर निकल आते हैं। उड़ान के रास्ते को स्थिर करने के लिए निर्भय मिसाइल में अत्याधुनिक आधुनिक कंप्यूटर लगाए गए हैं। धरती से दिए गए कमांड पर इसके पंख खुलते हैं। अपनी खूबियों के कारण यह शत्रु के रडार में दिखाई नहीं देती है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अटल टनल से गुजरा सेना का पहला काफिला, लेह पहुंचना हुआ आसान। जी हां दोस्तों, 3 अक्टूबर को अटल टनल के उद्घाटन के 4 दिन बाद यानी कि 7 अक्टूबर को इस सुरंग से सेना का पहला काफिला गुजरा। इस टनल से सेना का एक काफिला लेह के लिए रवाना हुआ। चीन के साथ तनाव के दौर में ये सुरंग भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को समर्पित किए गए अटल टनल मनाली और लेह की दूरी को 46 किलोमीटर कम कर देता है। इसके अलावा इस टनल का इस्तेमाल करने पर ट्रैवल टाइम में 5 घंटे की बचत होती है। सूत्रों ने आज तक को बताया कि 7 अक्टूबर को इस टनल से अटल टनल से सेना का पहला काफिला गुजरा। सेना का ये काफिला लेह की ओर जा रहा था। इस टनल की वजह से भारतीय सेना के लिए लेह लद्दाख जाना आसान हो गया है। हालांकि चीन को ये टनल फूटी आग भी नहीं सुहा रहा है। इस टनल का उद्घाटन होते ही चीन भारत को गीदड़ भभकी देने पर उतर आया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपे एक आर्टिकल में लिखा है कि भारत को अटल टनल बनाने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि इसका निर्माण सिर्फ सैन्य मकसद से किया गया है। इस टनल की कामयाबी से बौखलाए ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा है कि जंग के वक्त, खासकर सैन्य संघर्ष के दौरान, इससे भारत को कोई फायदा नहीं होने वाला है। अखबार के मुताबिक पीएलए के पास इस सुरंग को बेकार करने के कई तरीके हैं। भारत और चीन के लिए यही बेहतर है कि दोनों एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहें। बता दें कि 9.2 किलोमीटर लंबे इस सुरंग को बनाने में भारत सरकार 3200 करोड़ की लागत आई है। ये सुरंग हिमाचल प्रदेश में मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ताइवान पर हमले के खिलाफ यूएस ने चीन को दी चेतावनी, अब जिनपिंग को बचकर रहना होगा। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने बुधवार को चीन को बलपूर्वक ताइवान पर फिर से कब्जा करने के किसी भी प्रयास को लेकर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि चीन बड़े पैमाने पर नौसैनिक निर्माण में लगा हुआ है। हालांकि उन्होंने इस पर अमेरिका कैसे प्रतिक्रिया देगा, इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा। रॉबर्ट ओब्रायन ने लास वेगस में नेवादा विश्वविद्यालय में एक घटना के बारे में बताया कि चीन बड़े पैमाने पर नौसैनिक निर्माण में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसा संभवतः प्रथम विश्व युद्ध से पहले ब्रिटेन की शाही
नौसेना के साथ प्रतिस्पर्धा करने के जर्मनी के प्रयास के बाद से कभी नहीं देखा गया। ओब्रायन ने चीन और ताइवान के बीच 160 किलोमीटर की दूरी और द्वीप पर कुछ लैंडिंग तटों की ओर इशारा करते हुए कहा, इसके साथ समस्या यह है कि जल स्थल जल लैंडिंग बेहद कठिन है। उन्होंने कहा, यह एक आसान काम नहीं है और ताइवान पर चीन द्वारा किए गए हमले के जवाब में अमेरिका क्या करेगा। उन्होंने कहा, जब चीन ताइवान पर कब्जा करने का प्रयास करेगा तब यह देखना होगा कि अमेरिकी विकल्प क्या होंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में पीएम मोदी करेंगे 20 रैलियां, एलजेपी के सामने होगी बड़ी चुनौती। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिहार में पहले चरण के चुनाव में अब 20 दिन से भी कम समय बचा है। ऐसे में बीजेपी ने अपने सबसे बड़े चेहरे को मैदान में उतारने की तैयारी पूरी कर ली है। बिहार भाजपा के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव में 20 से ज्यादा रैलियां करेंगे। इन रैलियों में पीएम मोदी बिहार की उन सीटों पर भी प्रचार करेंगे जहां से चिराग पासवान के उम्मीदवार नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवारों को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या पीएम मोदी इन रैलियों में एलजेपी पर हमला बोलेंगे, क्योंकि चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान अभी भी कैबिनेट मंत्री हैं। बिहार बीजेपी से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां 20 अक्टूबर के बाद से शुरू होंगी। 15 दिन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में 20 से ज्यादा चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इनमें से कुछ रैलियों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनके साथ मंच पर दिखाई देंगे। सूत्रों के मुताबिक चुनाव के घोषणा पत्र के जारी होने के बाद ये रैलियां शुरू की जाएंगी। जेडीयू के साथ सीटों के समझौते के बाद पीएम मोदी की रैली उन जगहों पर भी कराई जाने पर विचार किया जा रहा है जहां से केवल जेडीयू के ही उम्मीदवार मैदान में ताल ठोक रहे हैं और बीजेपी वहां से अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि जहां जहां पर जेडीयू अपने उम्मीदवार खड़ा कर रही है वहां वहां पर एलजेपी भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतार रही है। जाहिर है कि पीएम की रैलियों से जेडीयू भी एलजेपी को सीधा जवाब देना चाहती है। अब देखना यह होगा कि पीएम मोदी एलजेपी पर किस तरह से हमला बोलते हैं या फिर कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आईटीबीपी पर्वतारोहियों की एक और चोटी पर फतह, अब गंगोत्री 2 पर लहराया तिरंगा। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के इस दौर में भी आईटीबीपी के पर्वतारोहियों के हौसले बुलंद है। आईटीबीपी की पर्वतारोही दल ने कोरोना काल में दूसरे बड़े सफल पर्वतारोहण अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया है। आईटीबीपी के पर्वतारोहियों की दल ने एक और चोटी पर फतह की है। आईटीबीपी के पर्वतारोही दल ने इस बार गंगोत्री 2 पर तिरंगा लहराया है। क्षेत्रीय मुख्यालय आईटीबीपी देहरादून के पर्वतारोहण अभियान गंगोत्री चोटी 2020 का 9 सदस्यों के दल ने 26 सितंबर को सफलतापूर्वक आरोहण पूरा किया। इस दल ने 9 सितंबर को उत्तरकाशी से अभियान की शुरुआत की थी। इस दल में कुल 56 सदस्य थे। इसके पहले 31 अगस्त 2020 को आईटीबीपी ने हिमाचल प्रदेश की लियो परगिल पर आरोहण किया था। इस बेहद चुनौतीपूर्ण अभियान का नेतृत्व किया डिप्टी कमांडेंट दीपेंद्र सिंह मान ने किया, जबकि सहायक कमांडेंट भीम सिंह टीम के डिप्टी लीडर थे। आरोहण दल में हेड कांस्टेबल राजेश चंद्र रमोला, कांस्टेबल प्रदीप पवार, सत्येंद्र कुंडी, हरिंदर सिंह, अशोक सिंह राणा, अरुण और गोविंद प्रसाद शामिल थे। आईटीबीपी ने अब तक 214 से ज्यादा पर्वतारोहण अभियानों का सफल संचालन किया है, जो इस पर्वतारोही बल का अनूठा और अद्वितीय रिकॉर्ड है। आईटीबीपी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सेक्टर मुख्यालय आईटीबीपी देहरादून से टीम के कुल 9 सदस्यों ने 26 सितंबर 2020 को दिन में लगातार 8 घंटे की चढ़ाई के बाद सुबह 8:20 पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी कर ली। टीम के सदस्यों ने बेहतर प्रशिक्षण लिया और कोरोना संकट की सीमाओं को लांघते हुए यह चढ़ाई पूरी की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन को लगा एक और बड़ा झटका, निम और हिमवीरों ने फतह की एलएसी के पास 6 चोटियां। जी हां दोस्तों, भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चल रहे गतिरोध के बीच नेहरू पर्वतारोहण संस्थान और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। एलएसी के पास निम और हिमवीरों की संयुक्त पर्वतारोहण टीम ने 6 चोटियों फतह की है, जो सामरिक दृष्टिकोण से भारत के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी परिस्थिति में सेना और आईटीबीपी के लिए एलएसी पर पहुंचने के लिए ये रूट पहली बार खोले गए हैं। उत्तरकाशी जनपद से सटे एलएसी क्षेत्र में विषम परिस्थितियां होने के कारण आज तक कोई भी इन चोटियों और एलएसी के अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पाया है। इसी क्रम में पहली बार आईटीबीपी और निम की संयुक्त 21 सदस्यीय टीम ने एलएसी पर 5 अनाम सहित 6 चोटियों पर सफल आरोहण किया है। इतना ही नहीं, इस टीम ने एलएसी के वाटरशेड पर पेट्रोलिंग और पर्वतारोहण भी किया। बुधवार को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रधानाचार्य कर्नल अमित बिष्ट ने मीडिया को यह जानकारी देते हुए बताया कि 19 सितंबर को आईटीबीपी और निम की संयुक्त टीम ने एलएसी पर स्थित
अनाम चोटियों के आरोहण का अभियान शुरू किया था, जिसे वाटरशेड नाम दिया गया था। वाटरशेड वह क्षेत्र होता है जहां पर दोनों देशों की चोटियों का अंतिम छोर होता है। यहां एलएसी की लाइन मौजूद है। इस संयुक्त टीम ने 75 किलोमीटर के एलएसी के क्षेत्र का निरीक्षण किया। यह टीम माणा पास होते हुए बद्रीनाथ पहुंची। कर्नल अमित बिष्ट ने बताया कि रास्ता मालूम न होने के बावजूद नेम और आईटीबीपी की संयुक्त टीम ने एलएसी पर 6100 मीटर ऊंची स्वरूप चोटी और 5 अनाम चोटियों जिनकी ऊंचाई 6129 मीटर, 6007 मीटर, 6075, 6030 और 6025 मीटर है, फतह की है। यह पहली बार हुआ है कि उत्तरकाशी और चमोली से सटी एलएसी पर किसी संयुक्त टीम ने पर्वतारोहण के साथ पेट्रोलिंग भी की है। आईटीबीपी और निम की संयुक्त टीम ने आईटीबीपी के 18 अधिकारी और जवान, निम के प्रधानाचार्य और एक सूबेदार और हवलदार ने कर्नल अमित बिष्ट और आईटीबीपी की उत्तरी फ्रंट की डीआईजी आईपीएस अपर्णा कुमार के नेतृत्व में फतह किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन को राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी, कोरोना के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को एक बार फिर धमकी दी है। ट्रंप ने कोरोना महामारी के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि चीन ने दुनिया के साथ जो भी किया है उसके लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। गौरतलब है कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कोरोना संक्रमित हैं। देश को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं चीन को बताना चाहता हूं कि कोरोना महामारी उसकी गलती है और उसे इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह अमेरिकियों की गलती नहीं है। अमेरिकियों को इसके लिए कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ेगी। वहीं अपने एक वीडियो मैसेज में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना संक्रमित होना ईश्वर का आशीर्वाद बताया। ट्रंप ने कहा कि मैं एकदम सही महसूस कर रहा हूं। मुझे लगता है कि कोरोना संक्रमित होना भगवान का आशीर्वाद था। मैंने रेजेनरान दवा के बारे में सुना था और लोगों को लेने की सलाह दी थी। मैंने इस दवा का सेवन किया। यह अविश्वसनीय था। इसने शानदार काम किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह चीन की गलती थी और चीन ने इस देश और दुनिया के लिए जो किया है उसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। हम इस दवा को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए सेना की मदद ले रहे हैं और साथ ही लोगों में बांटा जा रहा है। यह दवा मुफ्त में मिलेगी। आपको इसके लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। कोरोना वैक्सीन पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जल्द से जल्द हमें कोरोना वैक्सीन मिलने वाला है। मुझे लगता है कि चुनाव से पहले वैक्सीन मिल जाना चाहिए था, लेकिन इस पर राजनीति हो रही है। ठीक है, वे अपना खेल खेलना चाहते हैं, इसलिए चुनाव के ठीक कोरोना वैक्सीन मिल जाना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के खिलाफ आज से नए आंदोलन की शुरुआत, पीएम मोदी दिलाएंगे ये शपथ। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोरोना के खिलाफ नए जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे। इस दौरान कोरोना संक्रमण से खुद और परिवार को बचाने के लिए आम लोगों को शपथ दिलाई जाएगी। इस वायरस के संपर्क में आ चुके लोगों की संख्या 67 लाख के पार हो गई है। राहत की बात यह है कि देश में इलाज से ठीक होने वालों का आंकड़ा भी लगातार तेजी से बढ़ रहा है। सर्दियों और त्योहारों के मौसम में कोरोना का संकट विकराल ना हो जाए, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी आज से जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे। जन आंदोलन के जरिए मास्क पहनने, 2 गज की दूरी का पालन करने और लगातार हाथ की सफाई करने का संदेश दिया जाएगा। पीएम दिलाएंगे ये शपथ। देश में कोरोना के इलाज से ठीक होने वालों की दर 85.2% पहुंच गई है, लेकिन संकट और ना बढ़े इसलिए पीएम एक बार फिर लोगों को जागरूक करेंगे। पीएम की इस नई मुहिम के दौरान नए जन आंदोलन के माध्यम से 135 करोड़ देशवासियों को कोरोना के खिलाफ लड़ाई की शपथ दिलाई जाएगी और देशवासी कोरोना से बचने और अपने परिवार को बचाने का प्रण लेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में शांत हो रही है कोरोना की पहली लहर, पीक से 20% की गिरावट, डबलिंग रेट में भी सुधार। जी हां दोस्तों, कोरोना के नए केसों की संख्या में लगातार आ रही गिरावट से माना जा रहा है कि देश में महामारी की पहली लहर अब शांत पड़ने लगी है। साप्ताहिक औसत देखें तो लगातार तीसरे सप्ताह इसमें गिरावट आई है। हालांकि एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि त्योहारी मौसम में यदि लोगों ने लापरवाही बरती तो कर्व एक बार फिर ऊपर की ओर मुड़ सकता है। भारत प्रतिदिन के केसों के 7 दिनों का औसत 16 सितंबर 93,617 था, जो कि अब तक का सबसे ऊंचा स्तर था। इसके बाद से कोरोना के नए केसों में लगातार गिरावट आ रही है और बुधवार को एक सप्ताह का औसत 74,623 रहा, यानी पीक से 20% नीचे। इसका मतलब है कि देश में कोरोना केसों के डबल होने की रफ्तार में पिछले महीने के मुकाबले काफी सुधार हुआ है। बुधवार को डबलिंग रेट 60 दिनों की रही, जबकि 7 सितंबर को यह दर 32.6 दिन थी। मौत के आंकड़ों में भी इसी तरह कमी आ रही है। प्रतिदिन मौतों के 7 दिनों का औसत 15 सितंबर को 1169 था, जबकि बुधवार को औसत 977 रहा, यानी पीक से 16% नीचे। देश में कोरोना
संक्रमण की शुरुआत के बाद पहली बार केसों और मौतों की संख्या में इस तरह की गिरावट आई है। दुनिया भर में कोरोना केसों और मौतों की संख्या में कई बार उतार चढ़ाव देखा गया है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका में इस समय तीसरी लहर है, लेकिन भारत में मिड सितंबर तक कोरोना के आंकड़े लगातार ऊपर की ओर ही बढ़ते रहे। केसों और मौतों की संख्या में यह कमी मुख्य रूप से उन राज्यों की वजह से आई है जहां अब तक संक्रमण सर्वाधिक तेजी से फैल रहा था। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और दिल्ली में संक्रमण में कमी आई है। इन 4 राज्यों में ही देश के 46% कोरोना केस है। हालांकि केरल और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में कोरोना केसों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। अशोका यूनिवर्सिटी में त्रिवेदी स्कूल ऑफ बायोसाइंस के डायरेक्टर और वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर शाहिद जमील कहते हैं, केसों में गिरावट के बावजूद हम भी पहली लहर के खात्मे के नजदीक नहीं हैं। देश में अभी भी एक दिन में करीब 75,000 केस आ रहे हैं, जो छोटी संख्या नहीं है। हालांकि इसमें महत्वपूर्ण गिरावट है, खासकर यदि परीक्षण रणनीति में बदलाव से प्रभावित नहीं है। लेकिन यदि हमारी टेस्टिंग स्ट्रेटजी अगस्त या शुरुआती सितंबर वाली ही है तो यह अच्छे संकेत हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एयरफोर्स चीफ ने की चीन सीमा पर तैनात एयर वॉरियर्स की तारीफ, कहा हर परिस्थिति में देश की रक्षा को तैयार। जी हां दोस्तों, 88वें भारतीय वायुसेना दिवस के अवसर पर वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने परेड की सलामी लेने के बाद अपने संबोधन में शॉर्ट नोटिस पर चीन सीमा पर तैनात होने वाले एयर वॉरियर्स की तारीफ की, तो यह भी कहा कि वायुसेना हर परिस्थिति में देश की रक्षा को तैयार है। भदौरिया ने कहा, मैं देश को भरोसा दिलाता हूं कि भारतीय एयरफोर्स हर परिस्थिति में देश की संप्रभुता और हितों की रक्षा को तैयार है। वायुसेना प्रमुख ने कहा, नॉर्दर्न फ्रंटियर्स पर हाल को तैनाव को लेकर त्वरित प्रतिक्रिया के लिए मैं सभी एयर वॉरियर्स की सराहना करता हूं। जब हमने किसी भी दुस्साहस से निपटने के लिए शॉर्ट नोटिस पर अपने युद्धक सामानों को तैनात किया और भारतीय सेना की तैनाती और सभी आवश्यकताओं के लिए सक्रिय समर्थन प्रदान किया। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि उभरते सुरक्षा परिदृश्य में हर तरह के युद्ध क्षेत्र में लड़ाई के लिए मजबूत वायुसेना की महती आवश्यकता है। आने वाले वर्षों में अंतरिक्ष क्षेत्र का महत्व बढ़ सकता है। इसके साथ ही भदौरिया ने कहा कि ड्रोन जैसे कम लागत वाले विकल्पों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। भदौरिया ने कहा, हमने अपने संकल्प, अभियान क्षमता और जरूरत पड़ने पर अपने दुश्मन से प्रभावी तरीके से निपटने की इच्छा शक्ति का स्पष्ट तरीके से प्रदर्शन किया है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर आयोजित समारोह में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और नेवी प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान वायुसेना ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी किया। आसमान में राफेल, तेजस जैसे लड़ाकू विमान गरजे तो चिनूक, अपाचे और MI-35 हेलीकॉप्टर्स का प्रदर्शन किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार ने चीन के सामने खड़ी की नई मुसीबत, PLI से चीन पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू। जी हां दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल स्मार्टफोन निर्माण के बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के तहत सरकार ने देश में मोबाइल फोन बनाने के लिए 16 कंपनियों को इंसेंटिव देने को मंजूरी दी है। इसमें खास बात यह है कि जिन 16 कंपनियों को मंजूरी मिली है उनमें एक भी चीनी कंपनी नहीं है। 10.5 करोड़ रुपए का मोबाइल उत्पादन प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव के तहत ये कंपनियां भारत में करीब 10.5 करोड़ रुपए के मूल्य का मोबाइल भारत में बनाएंगी। इनमें जिन कंपनियों को मंजूरी मिली है उनमें फॉक्सकॉन, होनहाई, विस्ट्रॉन, पेंगाट्रॉन के प्रस्ताव शामिल हैं। वहीं दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग और राइजिंग स्टार के प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है। भारत की कंपनियों की बात करें, लावा, माइक्रोमैक्स, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियां शामिल हैं। 72% हिस्से पर चीन का कब्जा। दरअसल सरकार स्मार्टफोन बाजार में चीन की बड़ी हिस्सेदारी को तोड़ना चाहती है। वीवो, ओप्पो, रियलमी जैसी चीनी कंपनियों ने भारत के 72% स्मार्टफोन के मार्केट पर कब्जा जमा रखा है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले तिमाहियों में हिस्सेदारी और कम हो सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन को लेकर दुनिया में बढ़ी नकारात्मकता, अधिकांश देश नाखुश, सर्वे में खुलासा। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी और भारत जैसे पड़ोसी देशों के साथ बेवजह सीमा विवाद को हवा देने वाले चीन के खिलाफ पूरी दुनिया में गुस्सा बढ़ रहा है। एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि दुनिया के तमाम देशों में बीजिंग को लेकर नकारात्मक धारणा तेजी से विकसित हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वेक्षण में शामिल अधिकांश देशों का यह भी कहना है कि कोरोना महामारी को संभालने में चीन नाकाम रहा है। उनकी नज़र में यदि चीन ने पर्याप्त कदम उठाए होते तो कोरोना के कहर का पूरी दुनिया को सामना नहीं करना पड़ता। प्यू रिसर्च द्वारा जून और अगस्त के बीच 14 देशों में किए गए इस सर्वेक्षण में 14,276 लोग शामिल हुए। कोरोना महामारी के चलते सभी से टेलीफोन पर बातचीत हुई। इस दौरान अधिकांश लोगों ने किसी न किसी कारण से चीन के खिलाफ गुस्सा प्रकट किया। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना के हाल के लिए चीन जिम्मेदार है। ये देश हुए शामिल सर्वेक्षण में अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड किंगडम शामिल हुए। फ्रांस और इटली को छोड़कर लगभग हर
देश में चीन को लेकर गुस्सा देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया में तो 81% लोगों की धारणा चीन के प्रति नकारात्मक रही, जो पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा है। इसकी मुख्य वजह दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ता तनाव है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर जांच की मांग की थी, जिसके बाद से चीन उससे नाराज चल रहा है। ब्रिटेन में भी बढ़ा गुस्सा। ऑस्ट्रेलिया की तरह ब्रिटेन से भी इस बार चौंकाने वाले परिणाम मिले हैं। 2018 के सर्वेक्षण में 49% लोगों ने कहा था कि वे चीन को लेकर अच्छी राय रखते हैं और 35% ने नकारात्मक राय प्रदर्शित की थी। लेकिन इस बार 74% ब्रिटिश नागरिकों ने चीन को लेकर अच्छी राय व्यक्त नहीं की। इसी तरह सर्वे में शामिल अमेरिका के 73 और जर्मनी के 71% लोगों की धारणा भी चीन के प्रति अच्छी नहीं रही। सर्वेक्षण में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर भी सवाल पूछे गए और परिणाम उम्मीदों के अनुरूप रहे, यानी जिनपिंग लोगों का विश्वास खो रहे हैं। कोरोना महामारी को लेकर दुनिया में हुई चीन आलोचना के चलते जिनपिंग को लेकर भी लोगों में गुस्सा बढ़ा है। उन्हें लगता है कि वैश्विक मामलों में शी जिनपिंग पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो कोई सही कदम उठाएंगे। जिनपिंग के कार्यकाल में चीन कोरोना सहित कई कारणों को लेकर दुनिया के निशाने पर रहा है, फिर चाहे वो भारत से सीमा विवाद हो, हांगकांग में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई या शिनजियांग प्रांत में वीगर मुस्लिमों का उत्पीड़न। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना से बचाव के लिए कल जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना से लड़ने के लिए गुरुवार 8 अक्टूबर को एक जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे। यह अभियान आगामी त्योहारों और सर्दियों के मौसम के और अर्थव्यवस्था को देखते हुए शुरू किया जाएगा। लोगों को कोरोना से बचाव के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अभियान शुरू किया जाएगा। इस आंदोलन में मास्क पहने, शारीरिक दूरी का पालन करें, हाथ की स्वच्छता बनाए रखें आदि प्रमुख संदेश होंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।